हाल ही में एक मूवी थिएटरों में रिलीज हुई है जो बहुत ही यूनिक मूवी है, जिसकी कहानी आपको दिल से छू लेगी और आपको भावनाओं के सागर में डुबो देगी। ये मूवी जब से मैंने देखा है, मेरी जिंदगी के सोचने का तरीका ही बदल गया है। और उस मूवी का नाम है दोस्तों, आई वॉन्ट टू टॉक। दोस्तों, जिंदगी हमें हर रोज कुछ नया सिखाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हर पल अनमोल है और क्यों हमें हर दिन को खुशी और प्यार के साथ जीना चाहिए। सोचिए, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हों, लेकिन जीने के लिए सिर्फ एक दिन, क्या वो दौलत आपके काम आएगी? यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। दोस्तों, मेरी गुजारिश है कि आप इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को पूरा जरूर सुने। मुझे उम्मीद है कि इस मूवी से आपको जिंदगी के बहुत कुछ मायने समझ में आ जाएंगे। समय निकाल करके पूरे परिवार के साथ इस मूवी को थिएटरों में जाकर के जरूर देखें। आपकी जिंदगी के सोचने के मायने बिल्कुल बदल जाएंगे और आप भावनाओं के सागर में डूब जाएंगे। तो चलिए, बिना देरी किए हुए इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले हमारी एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमारी पहुंच बढ़ सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस दिलचस्प फिल्म की कहानी के साथ। फिल्म की शुरुआत होती है अर्जुन सेन से, जो एक कॉरपोरेट में बेस्ट परफॉर्मिंग मैनेजर हैं। अर्जुन भारत से दूर अमेरिका में रहते हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अर्जुन ने एमबीए भी किया है। अर्जुन ने अमेरिका का रुख किया और धीरे धीरे मेहनत से आज एक मैनेजिंग पोजीशन तक पहुंच गए हैं। अर्जुन एक मार्केटिंग जीनियस है। उनका कैरियर सेल्स और मार्केटिंग में है और वह इसे पूरी शिद्दत से जीते भी हैं। अर्जुन इतने जुनूनी हैं कि अपनी बेटी के स्कूल में भी मार्केटिंग के आइडियाज लेकर आते रहते हैं। वह बच्चों को समझाते हैं कि फला कंपनी का पिज्जा ज्यादा हेल्दी है क्योंकि उसकी ब्रेड बच्चों के लिए फायदेमंद है। उनका दिमाग हर वक्त नए नए मार्केटिंग आइडियाज में लगा रहता है। अर्जुन गोरिल्ला मार्केटिंग में माहिर हैं, जिसमें आप कुछ हट कर करते हैं ताकि सभी का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो सके। जैसे रेड बुल और माउंटेन ड्यू के साहसिक कैंपेन आपने देखे होंगे, जो हमेशा कुछ अलग करके चर्चा में रहते हैं। अब बात करते हैं अर्जुन की पर्सनल लाइफ की। अर्जुन की शादी हो चुकी है, लेकिन वह और उनकी पत्नी अब अलग अलग रहते हैं। उनकी एक बेटी है जिसका नाम रिया है। रिया अपने मम्मी पापा के बीच समय बांटती रहती है, कुछ दिन अर्जुन के पास तो कुछ दिन अपनी माँ के साथ। यह फिल्म आज की जनरेशन की जिंदगी को दिखाती है, जहां कैरियर को प्राथमिकता देते हुए लोग अपने रिश्ते और खास पलों को भी पीछे छोड़ देते हैं। यह जनरेशन समझौता करने या एडजस्ट करने में यकीन नहीं करती। अपने कैरियर की कामयाबी के लिए कई बार वे अपनी पर्सनल लाइफ को भी नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, आप महसूस करेंगे कि यह आपकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा गहराई तक जाती है। कहानी आपको सच्चाई के कड़वे थप्पड़ मारती है और आप अर्जुन की जिंदगी के उतार चढ़ाव से जुड़ने लगते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। अर्जुन को प्रमोशन मिल रहे थे और वह अपनी कंपनी में काफी प्रभावशाली पोजीशन पर था। लेकिन इसी सफलता ने उसे एरोगेंट बना दिया था। कॉर्पोरेट कल्चर के हिसाब से, जहां कम सैलरी में ज्यादा काम लिया जाता है, अर्जुन ने अपनी टीम से लगातार अधिक काम करवाना शुरू कर दिया। उसे पता था कि अगर वह अपनी टीम से अधिक प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल पाएगा, तो उसका खुद का इंक्रीमेंट और ग्रोथ भी रुक जाएगा। इस वजह से वह टीम पर दबाव डालता और टारगेट पूरे करने के लिए कई लोगों को नौकरी से निकाल भी देता। अर्जुन के लिए अपने कर्मचारियों की जिंदगी और उनकी परेशानियों का कोई महत्व नहीं था। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उनकी फायरिंग के बाद वे अपने बिल्स कैसे भरेंगे या उनकी फैमिलीज पर क्या असर पड़ेगा। उसका फोकस सिर्फ टारगेट पूरा करने पर था, क्योंकि उसे भी डर था कि अगर उसने टारगेट मिस किया तो कंपनी उसे भी बाहर का रास्ता दिखा देगी। कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोग इस संघर्ष को अच्छी तरह समझ सकते हैं। लेकिन फिर कहानी में बड़ा मोड़ आता है। एक दिन अर्जुन एक प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, जहां वह अपनी पिज्जा कंपनी के डायरेक्टर्स को समझा रहा होता है। अचानक उसे चक्कर आने लगता है और वह ब्लैकआउट हो जाता है। इसके बाद वह खून की उल्टियां करने लगता है। अर्जुन को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब अर्जुन होश में आता है, डॉक्टर उसे बताता है कि उसे थ्रोट कैंसर है और वह केवल 100 दिन यानी लगभग 3 महीने तक ही जिंदा रह पाएगा। यह सुनते ही अर्जुन स्तब्ध रह जाता है, लेकिन अपनी जिद और सकारात्मक सोच के चलते वह इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर देता है। वह कहता है, मैं इस रिपोर्ट को फिर से चेक कराऊंगा और हायर डॉक्टर से सलाह लूंगा। यह सब बकवास है।
कि मैं 100 दिनों में मर जाऊंगा। यह कहकर वह हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। यहाँ से कहानी अर्जुन के इमोशनल और फिजिकल संघर्ष की ओर बढ़ती है। एक मैनेजिंग पोजीशन पर काम करते हुए अर्जुन ने दूसरों की बात सुनने की आदत लगभग खो दी थी। वह हर चीज पर सवाल उठाता था और डॉक्टर की भी बात को भी तुरंत स्वीकार नहीं करता। लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी खराब हालत का एहसास होने लगता है। उनकी एक छोटी बेटी है रिया। अपनी गंभीर स्थिति के बावजूद वह अपनी बेटी को कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि वह जानता है कि इतनी छोटी उम्र में वह यह सब समझ नहीं पाएगी। अर्जुन का एक दोस्त उसे कि वह कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल जाए, जहां डॉक्टर जॉन तो देव मिलेंगे। डॉक्टर देव एक अनुभवी सर्जन है जो रूस से अपनी प्रैक्टिस खत्म करके 25 साल पहले अमेरिका आ चुके हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड बेहद शानदार है और वह अर्जुन के केस को बेहतरीन तरीके से संभाल सकते हैं। अर्जुन डॉक्टर देव से मिलता है, जो उसे पूरी सर्जरी की डिटेल्स समझाते हैं। लेकिन अर्जुन का सेल्स और रिसर्च बैकग्राउंड यहाँ भी काम आता है। वह खुद इंसानी शरीर के डायग्राम बनाकर डॉक्टर से पूछता है कि सर्जरी में कौन कौन से हिस्से काटे जाएंगे और यह ऑपरेशन कैसे किया जाएगा। यह देखकर डॉक्टर और नर्स दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा पेशेंट पहले कभी नहीं देखा था जो इतनी तैयारी के साथ खुद की मेडिकल सिचुएशन को समझने आया हो। डॉक्टर देव ने अर्जुन को पूरी प्रक्रिया विस्तार के समझाई और यह यकीन दिलाया कि ऑपरेशन क्रिटिकल है लेकिन संभव है। अब अर्जुन की जिंदगी किस मोड़ पर जाती है, यह जानने के लिए आगे की कहानी जरूर सुनें। अर्जुन की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, यह और भी इमोशनल और दिल को छू लेने वाली हो जाती है। डॉक्टर के साथ बातचीत का एक दिलचस्प दृश्य तब होता है जब अर्जुन खुद तैयार किए गए डायग्राम लेकर डॉक्टर के पास पहुंचता है। वह डॉक्टर से कहता है, अगर आप मुझे डायग्राम में चीजें समझाते हैं तो मेरा डर 7 के लेवल तक रहेगा, लेकिन अगर आप मेरे शरीर के हिस्सों को छूते हुए और मेरी आंखों में देखकर बताते हैं तो मेरा डर 10 तक पहुंच जाएगा और मैं नर्वस हो सकता हूं। इसी वजह से मैंने आपसे सब कुछ डायग्राम पर समझाने की रिक्वेस्ट की थी। इस बातचीत के दौरान डॉक्टर और नर्स नैनी अर्जुन की इस अजीबोगरीब तैयारी पर हल्के से मुस्कुरा उठते हैं। उन्होंने शायद ऐसा पेशेंट पहले कभी नहीं देखा था जो इतना जिज्ञासु और डिटेल ओरिएंटेड हो। धीरे धीरे अर्जुन की हालत और बिगड़ने लगती है। उसकी जिंदगी का पहला बड़ा सर्जरी थ्रोट कैंसर का ऑपरेशन पूरा होता है। हालांकि सर्जरी सफल रहती है, लेकिन अर्जुन की शारीरिक बनावट पूरी तरह से बदल जाती है। उसके सिर के बाल झड़ जाते हैं, उसकी जॉ लाइन सूज जाती है और उसके गले में एक सपोर्ट लगाया जाता है। उसकी आवाज में भी भारी बदलाव आ जाता है और सांस लेने में उसे काफी तकलीफ होती है। इसके बावजूद वह मानसिक रूप से मजबूत बना रहता है। अर्जुन की बेटी रिया, जो अभी भी छोटी थी, अपने पापा और मम्मी के बीच अल्टरनेटिव दिनों में समय बिताती थी। हालांकि अर्जुन की सबसे बड़ी कठिनाई तब सामने आती है जब पता चलता है कि उसकी पत्नी ने कैंसर डिटेक्ट होने के काफी पहले ही उससे अलगाव ले लिया था। अमेरिका जैसे देशों में, जहां कानून बेहद सख्त होते हैं, तलाक और कस्टडी को लेकर पहले ही समझौते कर लिए जाते हैं। शादी के पहले ही यह तय हो जाता है कि तलाक की स्थिति में प्रॉपर्टी और बच्चों की जिम्मेदारी कैसे बांटी जाएगी। अर्जुन भी इस सिस्टम का हिस्सा बनता है। अपनी कठिनाइयों के समय उसे अपनी पत्नी का सहारा नहीं मिलता। तलाक के बाद उसे अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा देना पड़ता है और सिर्फ अपनी बेटी रिया के साथ कुछ समय बिताने का अधिकार ही उसके पास बचता है। लेकिन कहानी में एक और झटका तब लगता है जब रिया अपनी मम्मी की बातों में आ जाती है। उसकी मम्मी उसे सिखाती है कि तुम्हारे पापा सिर्फ नाटक कर रहे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। क्या तुमने कभी उनके घाव देखे हैं? इस पर रिया अपने स्कूल में अपने दोस्तों और अपनी मम्मी से सुनी बातों की वजह से अर्जुन पर शक करने लगती है। वह अपने पापा से कहती है, पापा आप नाटक कर रहे हो, मेरे स्कूल में सब यही कहते हैं और मम्मी भी मुझे यही सिखाती है। यह सुनकर अर्जुन का दिल टूट जाता है, लेकिन वह अपनी बेटी को सच बताने का फैसला करता है। वह उसे अपने घाव और सर्जरी के निशान दिखाता है। इन दागों को देखकर रिया की मासूमियत धीरे धीरे बदलने लगती है और वह अपने पापा के दर्द को समझने लगती है। सीन फिल्म का सबसे भावुक पल है, जहां अर्जुन और रिया के बीच का रिश्ता फिर से जुड़ता है। यह बताता है कि मुश्किल समय में रिश्तों की अहमियत कितनी होती है और सच्चाई को स्वीकार करना कितना जरूरी है। अर्जुन की कहानी अब और भी भावनात्मक मोड़ लेती है। उसकी बेटी रिया, जो अब बड़ी हो चुकी है, अपने पापा के दर्द और संघर्ष को समझने लगती है। जब रिया को अपनी मां की सच्चाई का एहसास होता है
तो वह उनसे झगड़ा कर अर्जुन के पास स्थायी रूप से रहने का फैसला करती है। यहीं से बाप बेटी के रिश्ते में एक नई गहराई आ जाती है और दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। अर्जुन के जीवन में सर्जरी और रिकवरी का सिलसिला जारी रहता है। उसकी पहली सर्जरी तो सफल हो जाती है, लेकिन डॉक्टर पहले ही साफ कर देते हैं कि यह बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि वह शायद 2 साल और जी सके, लेकिन उन 2 सालों के भीतर अर्जुन को लगातार 6 सर्जरी करवानी पड़ती है। इस दौरान उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति बहुत कमजोर हो जाती है, लेकिन उसके भीतर का जज्बा उसे कभी हारने नहीं देता। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद अर्जुन अपने अतीत के गुनाहों को सुधारने का फैसला करता है। उसने अपने जीवन में जिन लोगों को ठेस पहुंचाई थी, उनसे माफी मांगने का निश्चय किया। वह अपने टीम मेंबर्स जिनके साथ कभी उसने कठोरता से पेश आया था, और डॉक्टर देव की नर्स नैन्सी जिनसे उसने रूखे तरीके से बात की थी, सबको छोटे छोटे तोहफे देकर माफी मांगता है। अर्जुन को अब यह एहसास होता है कि जीवन कितना छोटा और अनमोल है, और उसने इसे बेवजह दूसरों को दुखी करने में गंवा दिया। हालांकि अर्जुन के शरीर में बीमारी के कारण नए नए समस्याएं पैदा खड़ी होने लगती हैं। बार बार सर्जरी करवाने और कीमोथेरेपी लेने की वजह से उसके बाकी के अंग भी प्रभावित होने लगते हैं। उसे बाथरूम जाने में तकलीफ होती है, खाना अच्छे से पचता नहीं है, और उसका लीवर भी कमजोर हो चुका है। उसकी हालत इतनी बिगड़ जाती है कि वह बिस्तर से उठने में भी मुश्किल महसूस करता है। लेकिन उसकी बेटी रिया, जो अब एक परिपक्व और जिम्मेदार युवा बन चुकी है, अपने पापा का ख्याल रखती है। वह उसे समय पर दवा देती है, अस्पताल ले जाती है और हर तरह से उसकी देखभाल करती है। अर्जुन, जो एक जिद्दी इंसान है, अपनी स्थिति से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। वह डॉक्टर देव के पास अपनी एक और सर्जरी की मांग लेकर जाता है। वह चाहता है कि उसके गले की नली को बड़ा किया जाए ताकि सांस लेने में आसानी हो, और उसका जॉ लाइन ठीक किया जाए ताकि उसकी आवाज भी सामान्य हो जाए। डॉक्टर देव उसकी हालत देखकर सर्जरी करने से इनकार कर देते हैं। डॉक्टर देव उसे समझाते हैं, तुमने पहले ही 6 सर्जरी करवाई है, और अब तुम्हारी शारीरिक और मानसिक स्थिति इस तरह के जोखिम उठाने के लायक नहीं है। इतनी बार कीमोथेरेपी लेने से तुम्हारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर सकते हैं। यह बहुत ही खतरनाक होगा। तुम्हारे लिए यह जरूरी है कि तुम अब खुद को आराम दो और धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौटने की कोशिश करो। डॉक्टर की इस बात को सुनकर अर्जुन निराश हो जाता है। उसके अंदर का जुझारू इंसान मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन वह घर लौटने का फैसला करता है। यह वह मोड़ है जहां अर्जुन अपनी सीमाओं को स्वीकार करना शुरू कर देता है। अब उसका ध्यान अपने बचे हुए समय को अपनी बेटी के साथ बिताने और शांति से जीवन जीने पर केंद्रित हो जाता है। इस भावनात्मक दृश्य में रिया और अर्जुन के बीच की खटास और उनकी अपनी अपनी तकलीफें स्पष्ट रूप से सामने आने लगती है। अब रिया प्रोम के जूते लेने के लिए अपने पापा को मना कर बाहर ले जाती है, तो यह न सिर्फ अर्जुन की शारीरिक सीमाओं को चुनौती देता है, बल्कि रिया की भावनात्मक उलझनों को भी उजागर करता है। रिया की जिद और अर्जुन की थकावट के बीच का यह टकराव इस तथ्य को दर्शाता है कि दोनों अपने अपने स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। अर्जुन, जो अपनी बीमारी से जूझ रहा है, रिया की लगातार मांगों को पूरा करते करते थक जाता है। दूसरी ओर रिया, जो अपने माता पिता के अलगाव का दर्द झेल रही है, अपनी भावनाओं को समझाए जाने की उम्मीद करती है। अब अर्जुन घर लौटकर रिया पर चिल्लाता है कि वह उसकी खराब तबीयत का ख्याल नहीं रख रही, तो रिया का गुस्सा और दर्द सामने आ जाता है। वह अपने पिता को याद दिलाती है कि वह भी इन परिस्थितियों की शिकार है। उसका संवाद बेहद गहरा और कड़वा होता है। आपने कभी पूछा कि मुझे क्या पसंद है? मुझे मम्मी पापा दोनों के साथ रहना था। ये मेरी चॉइस नहीं थी। आप दोनों ने शादी की, ये आपका चॉइस था। मुझे पैदा किया, ये भी आपकी चॉइस थी। पर अल्टरनेटिव डेज पर आपके पास और मम्मी के पास रहना मेरी जिंदगी को मुश्किल बना रहा है। यह दृश्य उन बच्चों की भावना को उजागर करता है जो अपने माता पिता के तलाक का बोझ ढोते हैं। रिया के शब्द न केवल उसकी निराशा व्यक्त करते हैं, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि वह अपने माता पिता के फैसलों का खामियाजा भुगत रही हैं। अर्जुन भी अपनी सीमाओं में बंधा हुआ है। वह जानता है कि उसका स्वास्थ्य उससे ज्यादा करने की अनुमति नहीं देता, लेकिन वह अपनी बेटी के लिए एक आदर्श पिता बनने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ रिया यह महसूस करती है कि वह कहीं न कहीं इस स्थिति में अकेली पड़ गई है। यह टकराव दिखाता है कि दोनों के पास अपने अपने संघर्ष हैं। एक का संघर्ष शारीरिक है, तो दूसरे का भावनात्मक। अगले दिन अर्जुन अपनी बेटी रिया से खुलकर बात करता है। वह स्वीकार करता है, रिया, मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हें
अपनी जिंदगी में बांध कर रखा है। तुम्हारी कई बातें सही थीं। शादी करना और अलग होना, ये दोनों ही तुम्हारी माँ और मेरे निर्णय थे। लेकिन इन फैसलों के बीच तुम क्यों पिस रही हो? तुम्हें क्यों कभी मेरे पास तो कभी अपनी मम्मी के पास जाना पड़ता है? यह ठीक नहीं है, क्योंकि हम दोनों साथ कभी नहीं आ सकते। तुम्हें किसी एक के साथ रहना चाहिए। हमारी शादी एक गलत फैसला थी। आज देखो, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं अकेला हूँ। सिर्फ तुम ही मेरा सहारा हो। रिया अपने पिता के इस भाव स्वीकार से प्रभावित होकर माफी मांगती है। वह कहती है, पापा, यह मेरी गलती थी। मैं कल सुबह जा सकती थी, लेकिन मैंने जिद की। मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। आप इसे दिल पर मत लीजिए। मुझे पता है कि आपको मेरी ज्यादा जरूरत है। इसके बाद रिया अपने जीवन के अनुभवों को साझा करती है। वह समझती है कि जब बच्चे छोटी उम्र में ऐसी जटिल परिस्थितियों से गुजरते हैं तो वे जल्दी जिम्मेदार बन जाते हैं। वह कहती है कि उम्र का जिम्मेदारियों से कोई संबंध नहीं है। जो जितना जल्दी जिम्मेदारियां उठाता है, वह उतनी जल्दी परिपक्व हो जाता है। रिया के मामले में यह साफ दिखता है। उसे पता है कि उसकी सबसे ज्यादा जरूरत किसे है, और इसलिए वह अपने पिता के पास है। कुछ समय बाद भारत से रिया के दादा दादी आते हैं। उनकी सोच पारंपरिक भारतीय मानसिकता से प्रभावित होती है। जब उन्होंने रिया को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखा तो सवाल उठाए, क्या रिया प्रेग्नेंट है? क्या वह लड़का उससे शादी करेगा? क्या उनके बीच कुछ चल रहा है? अर्जुन उनके इन सवालों से गुस्सा होकर साफ शब्दों में कह देता है, रिया से ये सब बातें भूल कर भी मत करना। वह मुझ पर ही गुस्सा निकाल देगी। इसके बाद अर्जुन अपने माता पिता को समझाता है कि रिया बहुत जिम्मेदार है। पापा, रिया मुझे अच्छे से संभालती है और खुद को भी। वह ऐसा कोई फैसला नहीं लेगी जिससे उसे या मुझे कोई समस्या हो। इसके साथ ही अर्जुन अपने माता पिता से एक और बात साझा करता है। वह बताता है कि उसने एक बड़ा निर्णय लिया है। वह कहता है, पापा, अब मैं पूरी तरह से ठीक होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे गले की पाइपलाइन को बड़ा किया जाए, ताकि मुझे सांस लेने में दिक्कत न हो और मैं ठीक से बोल सकूं। हालांकि डॉक्टर ने कहा है कि इसके सफल होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन मुझे यह करना ही है। अर्जुन अपनी जिद के साथ डॉक्टर देव के पास जाता है, जो उसके इस फैसले से काफी नाराज होते हैं। जब अर्जुन डॉक्टर से कहता है कि उसने यह प्रैक्टिकल ऑनलाइन देखा है और यह संभव है, तो डॉक्टर देव उसे सख्त चेतावनी देते हुए कहते हैं कि यह पूरी तरह तुम्हारे रिस्क पर होगा। अगर कुछ गलत हुआ तो तुम हमेशा के लिए अपनी आवाज खो सकते हो। लेकिन यह सिर्फ बात करने तक सीमित नहीं है। इस सर्जरी में तुम जिंदगी और मौत के बीच की बेहद पतली रेखा पर खड़े रहोगे। इन चेतावनियों के बावजूद अर्जुन अपनी बात पर अडिग रहता है। वह जोखिम उठाने का फैसला करता है और उसकी बेटी रिया उसके हर कदम पर उसका साथ देती है। रिया अपने पापा अर्जुन को गर्व के साथ फाइटर करती है और कहती है, मेरे पापा जो कुछ भी करते हैं उस पर मुझे गर्व है। उन्होंने ना जाने कितनी सर्जरीज का सामना किया है और हर बार सरवाइव किया है। सबसे बढ़कर उन्होंने मुझे अकेले संभाला और अच्छे से पाला। वह सच्चे मायने में एक योद्धा है। सर्जरी के बाद अर्जुन की हालत स्थिर हो जाती है। अच्छी खबर यह होती है कि सर्जरी सफल रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते। लंबे समय तक बिस्तर पर रहते हैं। बहुत सोच समझकर ही बोलते हैं। उनकी गर्दन की हरकत सीमित हो जाती है, लेकिन अर्जुन अपनी सीमाओं को चुनौती देना बंद नहीं करते। एक दिन वह मैराथन में भाग लेने का फैसला करते हैं। परिवार की चिंता और डॉक्टर की सलाह को नजरअंदाज करते हुए वह अपने नाम का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। बिना किसी को बताए जब रिया गहरी नींद में होती है तो वह मैराथन के लिए निकल जाते हैं। मैराथन के दौरान अर्जुन दौड़ नहीं पाते, बल्कि धीरे धीरे चलते हैं। वक्त गुजरता जाता है और लगभग सभी प्रतिभागी रेस पूरी कर चुके होते हैं। जब रिया को पता चलता है कि उसके पापा मैराथन में हिस्सा लेने गए हैं, तो वह तुरंत उन्हें सपोर्ट करने पहुंचती है। पूरे दिन की मेहनत और संघर्ष के बाद अर्जुन आखिरकार मैराथन पूरी करते हैं। वह घर लौटकर रात में चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप से किया वादा निभाया था। अर्जुन असल में एक फाइटर है। वह मानते हैं कि बीमारी और शारीरिक सीमाएं केवल उनके शरीर तक सीमित है, लेकिन उनका मन और आत्मा इससे परे है। वह अपने शरीर को हर बार चुनौती देते हैं और कहते हैं, जितनी बार सर्जरी करनी पड़े करवा लूंगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। उनकी विल पावर और जज्बे की वजह से ही वह अब तक सरवाइव कर पाए हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, इस मूवी में बहुत सारे ऐसे जीवन से जुड़े संदेश छिपे हैं जिन्हें हर किसी को समझना चाहिए। अर्जुन की कहानी से यह सीख मिलती है कि काम और परिवार दोनों को संतुलित करना आज के समय की सच्चाई है। अक्सर लोग कहते हैं, काम छोड़ो, परिवार को समय दो,
लेकिन यह कह पाना आसान है। सच यह है कि हमें काम भी करना है ताकि परिवार की जरूरतें पूरी हो सकें और परिवार को समय भी देना है। दोनों के बीच तालमेल बनाना ही जीवन की असली चुनौती है। इससे एक और बात सीखने को मिलती है, खुश रहना, चाहे आप कितने भी व्यस्त हो, अपने लिए समय निकालें। अगर आपको फुटबॉल खेलना पसंद है तो हफ्ते में एक बार खेलिए। अगर मूवी देखने का मन हो तो थिएटर जाएं। खुशी पाने से आपका दिल और दिमाग दोनों तरोताजा रहते हैं। महीने भर काम करने की ऊर्जा और प्रेरणा भी इन्हीं छोटी छोटी खुशियों से मिलती है। इसके अलावा हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि जैसा आप दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही आपके साथ होता है। भगवत गीता से भी एक जुड़ा सार है, जीवन का मूल यह है कि दुनिया को वैसे ही देखें जैसा आप हैं। अगर आपका मन सुंदर है तो दुनिया भी आपको सुंदर दिखेगी, लेकिन अगर आपके मन में क्रोध है, नफरत है या ईर्ष्या है, तो हर चीज में कमी और दोष दिखेंगे। इसलिए अपने मन को सरल और शांत रखें, यह जीवन का सबसे बड़ा सार है। इस फिल्म के निर्देशक ने एक बहुत ही गहरी और प्रेरणादायक बात को छुआ है। वे समझाते हैं कि किसी का बुरा सोचने के बजाय हमें अपना भला करने और बेहतर बनने पर ध्यान देना चाहिए। हर दिन, हर पल अमूल्य है। कोई भी दौलत या सुख सुविधा जीवन की अहमियत से ज्यादा नहीं हो सकती। इसलिए अपने हर दिन को खुशी और सकारात्मकता के साथ जिए। आगे और भी ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहे। जिंदगी को पूरी तरह से जिए, क्योंकि हर पल अनमोल है। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, धन्यवाद।